हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 18। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 18वां वीडियो है और इससे पहले 17 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है रेडॉक्स अभिक्रियाएं वाले यूनिट के एनसीईआरटी के उदाहरण का भाग नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा यूनिट नंबर 8 है रेडॉक्स अभिक्रिया, या आप कह सकते हो अपचयोपचय अभिक्रिया, उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 8.6 से 8.10 तक हम डिस्कस करेंगे। यानी 8वीं यूनिट के 6ठे उदाहरण से 8वीं यूनिट के 10वें उदाहरण तक के एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में आपको पता है, इससे पहले वीडियो में हमने इस यूनिट के पहले 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। टोटल इस यूनिट में 10 उदाहरण दिए गए हैं, 10 में से 5 उदाहरण हमने सॉल्व कर लिए थे इससे पहले वीडियो में। और आज हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8.6। देखते हैं एग्जाम्पल 8.6 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है निम्न अभिक्रियाओं को वर्गीकृत कीजिए। निम्न अभिक्रियाएं हैं, अपचयोपचय अभिक्रिया कहा इन्होंने। अपचयोपचय को आप कह सकते हो रेडॉक्स। निम्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं, निम्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं को वर्गीकृत कीजिए। मतलब हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस हैं और उन रेडॉक्स रिएक्शन को हमें वर्गीकृत करना है। मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक डिस्कस करा था हमने रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें मैंने बताया था कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहले दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कै से लिखते हैं, चलो यहां से कै। एक रिएक्शन दे रखा है N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, N2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, फिर उसके बाद इक्वल्स टू 2NO गैसियस। ये दे रखा है, देखो इस रिएक्शन को देखो। इस रिएक्शन में यहां हम इसका आंसर लिख देंगे कि कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, इन्होंने यही तो कहा है कि हमें बताओ कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि N2 और O2 आपस में मिल रहे हैं और NO बन रहा है, यानी जुड़ रहे हैं, आपस में संयोग कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को, जुड़ने वाली अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया कह दो, या योग अभिक्रिया कह दो, या संयोजन अभिक्रिया कह दो, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह दो, या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक ही बात है। तो आप यहां लिख सकते हो ये कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक, योगात्मक, या फिर आप कह सकते हो संयोजन, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। जब किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वैसे योग अभिक्रिया भी कह सकते हो आप। अब देखो ख पार्ट में देखते हैं कौन सा रिएक्शन दिया है। ख में दिया है 2PbNO3 का होल ट्वाइस, 2PbNO3 का होल ट्वाइस सॉलिड इक्वल्स टू 2PbO सॉलिड, 2PbO सॉलिड प्लस 2NO2 गैसियस,
2NO2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस। तो इस रिएक्शन को देख लो। इस रिएक्शन में हमें बताना है कि ये रिएक्शन कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें तो साफ पता चल रहा, लेड नाइट्रेट 3 हिस्सों में टूट रहा है, और जब कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है किसी अभिक्रिया में, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है, या डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो। तो ये है अपघटन अभिक्रिया। क्या है? अपघटन अभिक्रिया। क्यों है अपघटन अभिक्रिया? पता है ना आपको, क्योंकि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है। अब देखते हैं गै, इसका गै पार्ट देखते हैं। गै में कहा है NaH सॉलिड, NaH सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड इज इक्वल टू NaOH एक्वस, NaOH एक्वस प्लस H2 गैसियस, H2 गैसियस, ये है। अब इस रिएक्शन में देखो, इसमें क्या हो रहा है आपको पता है कि ये जो H2O है ना, H2O कैसे टूटता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और इसके OH नेगेटिव आयन यहाँ जुड़ रहे हैं। देखो NaOH बन रहा है ना, H तो यहाँ से हट गया और H की जगह क्या आ गया? OH। इसका मतलब कहने की बात यह है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जगह से हटा रहा है। एक पदार्थ या एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह ले रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सी प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है? विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया कह दो, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दो, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हो। ये बहुत सारे नाम है इसी के ही। तो इसे कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ से H हट गया, H की जगह क्या आ गया? OH। और वो जो H यहाँ से निकला है, यहाँ से कौन हट गया? OH, और उसकी जगह क्या आ गया? H। तो ये एक H तो पहले से ही था और एक नया आ गया, तो H2 बन गया ना, हाइड्रोजन गैस। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके स्थान से हटा रहा है। अब आते हैं घ पर। घ पार्ट देखते हैं क्या है। घ में कहा 2NO2 गैसियस, 2NO2 गैसियस प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस इज इक्वल टू NO2 नेगेटिव एक्वस, NO2 नेगेटिव एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस, NO3 नेगेटिव एक्वस प्लस H2O लिक्विड। इस रिएक्शन को बताना है कि कैसा रिएक्शन है। भाई ये तो पता हमें कि रेडॉक्स रिएक्शन है, पर रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा है ये बताना है। अब देखो जरा, यहाँ आप इसके बारे में तो और इसके बारे में तो ज़्यादा विचार नहीं करोगे, कोई ज़रूरत ही नहीं इनके बारे में सोचने की। ये तो माध्यम की प्रकृति बता रहे, बाकी के बारे में सोचो आप। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। और ये कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों के मिला के कितनी हो जाएगी? -4। और चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि -2 होती है, दोनों की मिला के -4। -4 को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन को होना पड़ेगा +4, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। अब यहाँ आ जाओ, ऑक्सीजन की होती है -2, दोनों के मिला के -4, ठीक है, और -4 होगी दोनों को मिला के, और -4 जब उधर जाएगी तो +4 हो जाएगी। +4 है और -1 भी तो होगा उधर, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। देखो N की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है ना, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसे X मान लेना चाहिए, X। 2 हैं ऑक्सीजन -2 वाले, इज इक्वल टू के बाद 0 तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर -1 आवेश है, तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और -4 को जब उधर लेके जाओगे तो +4 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा तो +4 -1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। कितनी है? +3।
समझ में आ रही ना बात। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, यहाँ देख लो कितनी है। देखो नाइट्रोजन की x +3 है, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -1, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, माइनस के 6 उधर जाके प्लस के 6 हो जाएंगे, और प्लस के 6 और माइनस का 1 प्लस के 5, तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी +5। अब देखो हमें पता चल गया नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि इसका कारण है, एक सिर्फ नाइट्रोजन की छोड़ रहा, बाकी सब मिटा रहा मैं। देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +3 भी हो रही है, यानी घट रही है, और +4 से +5 भी हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि NO2 का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और NO2 का ही अपचयन हो रहा है। तो जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होता हो और उसी पदार्थ का अपचयन होता हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताओ? ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं हम असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये है असमानुपातन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8.6। जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फिर लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो अभिक्रिया मैंने लास्ट वाला जो एग्जाम्पल का पार्ट था घ, इसमें बताई थी असमानुपातन अभिक्रिया। जब भी मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में जब भी पढ़ाई है हमेशा कहा है इम्पॉर्टेंट है। असमानुपातन अभिक्रिया का क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। जब किसी रेडॉक्स रिएक्शन में या अपचय उपचय अभिक्रिया में उसी पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है और उसी पदार्थ का होता है अपचयन, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। इस चीज को सब ध्यान रखेंगे। चलो अगले देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.7 देखते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8.7। एग्जाम्पल 8.7 में कहा है निम्न अभिक्रियाएं अलग अलग ढंग से क्यों होती हैं? निम्न अभिक्रियाएं, दो अभिक्रियाएं दे रखी इन्होंने, अलग अलग ढंग से क्यों होती हैं? निम्न अभिक्रियाएं अलग अलग ढंग से क्यों होती हैं? मतलब ये यूं कहना चाह रहे, दो रिएक्शन दे रखी इन्होंने और उन दोनों रिएक्शन के बारे में पूछा। देखो कौन कौन सी हैं। एक तो है Pb3O4 + 8HCl इज इक्वल टू 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O। एक तो ये है रिएक्शन, इसे देख लो। और एक रिएक्शन है Pb3O4 प्लस 4HNO3 इज इक्वल टू PbNO3 का होल ट्वाइस 2PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस PbO2 प्लस 2H2O। ये है, देखो देख रहे हैं ना आप। ये यूं कह रहे हैं कि ये दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग तरीके से क्यों हो रही है। अब पहली बात तो यही नहीं समझ में आ रहा अलग अलग तरीके का मतलब क्या है। यहाँ देखो PbO4 की क्रिया हमने अम्ल के साथ कराई और यहाँ PbO4 की क्रिया अम्ल के साथ कराई। यहाँ देखो PbCl2 क्लोरीन गैस बनी और H2O, और इसमें जो है इसमें प्रोडक्ट बने अलग तरह के। मतलब ये रिएक्शन अलग तरीके से होती है, ये अलग तरीके से होती है, हालांकि दोनों एसिड हैं। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो Pb3O4 है ना,
वास्तविकता में दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। पता किन पदार्थों से? ये जो Pb3O4 होता है, Pb3O4, इसमें 2 मोल तो होते हैं PbO के, PbO के मान लो, हाँ 2 मोल PbO के मान लो, 2 मोल तो होते हैं PbO के। वे 1 मोल होता है PbO2। ठीक है, देखो जरा, यदि 2 मोल आपने PbO के ले लिए, 2 मोल PbO के लूं, देखो PbO और 1 मोल ले लूं PbO2 का, तो 2 तो इसके हिस्से हैं, 1 हिस्सा इसका है, यानी दोनों का रस समीकरण मितीय योग से ये बनता है। मोल को पूरा तो ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखना तो ऐसे लिख लो, आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो 2 मोल इसके 1 मोल इसका, इनका जब टोटल मारोगे तो Pb कितने हो गए बताओ? Pb कितने हो गए? 1 2 3, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 4। तो Pb3O4 का मतलब है 2 मोल तो यहाँ है PbO के और 1 मोल है PbO2 का। ठीक है, समझ में आई ना बात? इससे फायदा है समझने से। देखो मैं बताऊंगा, हमें पता चला कि Pb3O4 2 मोल PbO व 1 मोल PbO2 का मिश्रण है या से बना होता है, से बना होता है, या इनके रस समीकरण मितीय योग से बना होता है। ठीक है, इन दोनों के जोड़ से बना है Pb3O4। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी कि यदि मैं आपको कहूं कि यार इसमें Pb का ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितना है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन का -2 है, तो Pb का हो जाएगा +2। और यहां बताओ ऑक्सीजन का -2 होता है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 दूनी 4, -4 बैठेगा टोटल, और -4 को खत्म करने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा? Pb का +4। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना कि Pb की एक में तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2, और एक में +4 है। तो जहां ऑक्सीकरण संख्या +4 है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को घटा के +2 कर सकता है, और जब ऑक्सीकरण संख्या को ये घटा सकता है तो इसका अपचयन हो सकता है, और जिसका अपचयन हो सकता है वो दूसरों के लिए क्या होता है? ऑक्सीकारक। इसका मतलब ये है कि आप जो पहला रिएक्शन देखते हो ना, उस रिएक्शन में Pb3O4 देखते हो, तो Pb3O4 में 2 चीजें हैं, एक तो PbO है 2 मोल और 1 मोल है PbO2 का। तो इसमें से जो PbO2 है वो तो करेगा इसका ऑक्सीकरण, क्योंकि देखो यहां से मैंने डिसाइड करा, क्योंकि Pb की ऑक्सीकरण संख्या +4 है और यहाँ कम है, और जब ऑक्सीकरण संख्या अपनी उच्चतम मान पर है तो घट तो सकती है ना वो, और ऑक्सीकरण संख्या घट सकती है तो इसका अपचयन तो हो सकता है, और इसका अपचयन इसमें नहीं हो जाएगा क्या? देखो, और जब इसका अपचयन हो सकता है तो इसका मतलब साफ है इसका अपचयन हो गया, तो ये दूसरों के लिए क्या है? ऑक्सीकारक। तो इस रिएक्शन में PbO2 तो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। और PbO की बात कर लें, चलो PbO धातु का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड, तो एक क्षारीय ऑक्साइड है, और क्षारीय ऑक्साइड है तो ये क्षार है, और ये क्षार इस अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो Pb3O4 के 2 हिस्से हैं, PbO, ये तो इसके साथ रिएक्शन करेगा अम्ल की तरह, जैसे ये क्षार है और ये अम्ल है, एक तो हिस्सा ये होगा रिएक्शन का, और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीकारक की तरह की मैं ऑक्सीकारक हूं। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि PbO2 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या अधिक है। यहां लिख दूं, चलो, चूंकि PbO2 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या अधिक के ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं? कितनी है? +4 है। अतः यह किसकी तरह काम करता है? जब ऑक्सीकरण संख्या अधिक है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट सकती है, इसका अपचयन हो सकता है, इसलिए दूसरों के लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। अतः यह ऑक्सीकारक
आक्सीकारक, अतः यह आक्सीकारक की भांति, आक्सीकारक की भांति व्यवहार, आक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, या आक्सीकारक का कार्य करता है, ऐसे लिख दो आप, आक्सीकारक की भांति कार्य करता है। ठीक है, जबकि आपका दूसरा कौन सा हिस्सा है इसका जो छूट गया, यह है 2 मोल पीबीओ के, जबकि पीबीओ क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड का कार्य करता है, लिख लेना अपने आप, क्षारीय ऑक्साइड का कार्य करता है। अब देखो कैसे कैसे करता है, पहले आप इस क्षारीय ऑक्साइड को ही देख लो, ये है 2PbO, ये क्षारीय ऑक्साइड है, प्लस 4HCl, कितने HCl थे, 8 थे ना, इनमें से 4 ले लिए, 4HCl। एक मिनट एक चीज समझनी पड़ेगी, देखो 2 मोल थे ना, कहाँ लिखा 2 मोल PbO के, इसलिए हमने यहाँ 2 मोल लिए, HCl के 8 मोल थे, 4 ले लिए, तो 2PbO प्लस 4HCl। तो आपको पता है कि ये तो अम्ल है, ये तो क्षार है, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो लवण बनेगा, यहाँ लवण बनेगा PbCl2, PbCl2, और लवण बनता है, लवण के साथ जल भी बनता है, जल बनेगा। ठीक है, 4H है ना, 4H हैं तो ऐसे ही तो लिखे जाएंगे, देखो 4H हैं, 2 दूनी 4, 2 जल के अणु बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो रिएक्शन हुई अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया। कैसी हुई? अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया हुई। मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, अम्ल प्लस क्षार। आपको पता है अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। तो PbO के 2 मोल तो ऐसे रिएक्शन करते हैं इसके आधे हिस्से के साथ, यानी 8 HCl में से 4 HCl के साथ। अब कौन बचा? अब बचा हमारा PbO2, उसका 1 मोल है। तो PbO2 कैसे रिएक्शन करता है वो भी देख लो, यहां लिख देता हूं PbO2, ये तो आक्सीकारक की तरह काम करेगा ना। 4 बचे थे HCl, PbO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू PbCl2, PbCl2 प्लस Cl2 और H बचे ना 4, तो यहाँ भी 2 जल के अणु यहाँ बन जाएंगे, प्लस 2H2O। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ आप एक बात देखना, यदि मैं आपको कहूँ कि यार PbO2 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितनी है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन की -2 होती है और 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो -4, -4 को खत्म करने के लिए यहाँ ऑक्सीकरण संख्या +4 है। और यहाँ तो बताई थी आपको PbO2 में Pb की +4 होती है। ठीक है, और यहाँ बता दो मुझे HCl में Cl की कितनी होती है, -1। यहाँ बताओ Pb की, एक Cl की -1 होती है तो 2 Cl की -2 को खत्म करने के लिए +2, ये +2 होगी, और Cl अकेला तो 0। तो आप यहाँ Pb की ऑक्सीकरण संख्या में देखो क्या परिवर्तन हुआ है। Pb की ऑक्सीकरण संख्या हुई है +4 से +2, घटी है ना, और घटी है तो इसका अपचयन हुआ है, और अपचयन हुआ है तो ये ऑक्सीकारक है, इसने इसका ऑक्सीकरण कर दिया। देखो Cl की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी है, -1, कितनी है, -1, और यहाँ देखियो Cl की कितनी है, 0। तो -1 से 0 का मतलब क्या होगी, बढ़ गई ऑक्सीकरण संख्या, और यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका ऑक्सीकरण। अब यदि आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ते हो ना, मान लो आप इन्हें जोड़ के लिख रहे, तो जोड़ के लिखोगे तो 2 तो PbO हैं और 1 है PbO2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इसका निष्कर्ष ये निकलेगा। देखो Pb कितने हैं, ये Pb कितने हैं, 2 और 1 3, Pb3। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 तो ये रे, और 2 ऑक्सीजन ये रे, Pb3O4 प्लस 4 HCl तो ये हैं, 4 HCl ये हैं, 8 HCl इज इक्वल टू 2 PbCl2 ये हैं, 1 ये है, 3 PbCl2 प्लस और क्या है, 1 Cl2 है, ये लिख दिया Cl2, 2 जल के अणु ये हैं, 2 ये हैं, 4 जल के अणु हैं। देखो जोड़ के आप, वही नहीं रिएक्शन आ गई क्या,
Pb3O4 प्लस 8HCl, Pb3O4 प्लस 8HCl इज इक्वल टू 3PbCl2, 3PbCl2, Cl2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 जल के अणु यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये पहला रिएक्शन तो एक्सप्लेन हो गया भाई। पहले रिएक्शन में तो हमने यूँ बताया कि ये जो Pb3O4 है इसके दो हिस्से हैं, 2 मोल तो इसमें PbO के हैं, 1 मोल PbO2 का है। PbO तो करेगा क्षार की तरह कार्य, क्षारीय ऑक्साइड की तरह कार्य, और ये करेगा एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य। तो इसने PbO ने क्षार की तरह कार्य यहाँ करा और PbO2 ने ऑक्सीकारक की तरह कार्य यहाँ करा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसने दिखाई? PbO2 ने, और दोनों का जोड़ मारा तो वही रिएक्शन आई। इसका मतलब इस रिएक्शन को इन दो हिस्सों की तरह आप लिख सकते हो। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर इसका इलाज भी कर रहे Pb3O4 का। ये दूसरा जो रिएक्शन है ये कैसे हुआ, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है, चलो इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं, सेकंड रिएक्शन। आप जब इस सेकंड रिएक्शन को देखोगे तो इसमें आपको एक बात समझनी, समझते रहिए जरा, मैं मिटा भी रहा समझा भी रहा। इस रिएक्शन में जो आपका HNO3 है ना, ये HNO3 ऑक्सीकारक है। HNO3 क्या है? ऑक्सीकारक। और ये जो ऑक्सीकारक है वो दो हिस्से हैं हमारे पास, और दो हिस्सों में से एक के साथ तो वो रिएक्शन करेगा और एक के लिए है निष्क्रिय। ठीक है, एक के साथ रिएक्शन करेगा, एक के लिए निष्क्रिय है। तो पहले मैं लिख देता हूं इस बात को, सेकंड लिखूं, सेकंड। दूसरी अभिक्रिया में कौन है? HNO3 है ना, HCl की जगह HNO3। HNO3 ऑक्सीकारक। HNO3 वैसे एक अच्छा ऑक्सीकारक है। HNO3 ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो दूसरी रिएक्शन में जो आपका HNO3 है वो किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है, तो PbO से तो अभिक्रिया करेगा, यह है 2PbO से क्रिया करता है। क्यों करेगा क्रिया वो भी बताऊंगा। क्रिया करता है जबकि दूसरा हिस्सा क्या था? PbO2 था ना इसका दूसरा हिस्सा, Pb3O4 का। PbO2 से नहीं। अब सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्यों नहीं? क्योंकि इसमें तो Pb अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या पहले ही दिखा रहा, +4 से और कितना ऑक्सीकरण कर दोगे आप इसका? भाई जब कोई अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है ना, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या तो और ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती, और जब उसकी ऑक्सीकरण संख्या और ज्यादा बढ़ नहीं सकती तो HNO3 चाहे कितना ही बड़ा ऑक्सीकारक हो, इसका ऑक्सीकरण कर देगा कि जब यहाँ Pb पहले ही +4 दिखा रहा, इसमें तो Pb +2 दिखा रहा, तो +2 से बढ़ा के +4 कर देगा। पर जब ये पहले ही +4 में, तो इसका तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन आते हैं। देखो होता क्या है, होता ये है कि ये जो PbO के 2 मोल थे ना, हमने बताए थे 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। ये PbO के 2 मोल 4HNO3 से क्रिया करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तो 8 तो HCl थे, HNO3 तो 4 ही हैं। और जब 4HNO3 से क्रिया करते हैं तो 2 तो बनते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, 2 तो बनते हैं Pb। ऊपर रिएक्शन में देखो जरा, यही नहीं लिखा हुआ क्या, देखो 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, और 2 बनते हैं जल के अणु, 4H बच गए ना, तो 2 बनते हैं जल के अणु। अब सब बैलेंस है। अब सवाल यह है कि चलो सर ठीक है, PbO के 2 मोल थे, उनके साथ तो इसने रिएक्शन कर दी। अब बचा क्या हमारे पास? PbO2। तो PbO2 इधर भी है बचा हुआ और इधर भी बचा हुआ है, PbO2 ये बचा हुआ है।
तो देखियो यहाँ PbO2 बचा नहीं हुआ है, बचा हुआ था या नहीं था। अब PbO2, ये वाला PbO2 और ये 2PbO जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, Pb3O4 ही तो बनेगा। तो इसलिए PbO2 के साथ तो उसने कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। PbO2 के साथ तो भाई HNO3 है क्या, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का काम यह है कि किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देना, पर जब दूसरा पदार्थ का जो मुख्य परमाणु है वो अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो बढ़ा ही नहीं सकते आप, और जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप नहीं बढ़ा सकते तो इसका ऑक्सीकरण कैसे कर दोगे। तो इसका बस सिर्फ इस पे तो चलता है, पर इसका बस इस पे नहीं चलता। तो PbO2 इधर भी और इधर भी मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अच्छा जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 8.8 देखते हैं। लिख लिया। तो इसलिए ये दोनों रिएक्शन अलग अलग तरह से होती हैं, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग तरह से इसलिए होती हैं, तरह कह दो या हमारी किताब में लिखा हुआ है अलग अलग ढंग से, तो अलग अलग ढंग से इसलिए होती हैं, ठीक है। समझ में आई ना बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बस इस चीज में जैसे हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो बीच में छोटी छोटी बातें जो हमें पता चलती हैं ना उन्हें याद रखा करो। जैसे मैंने बताया कि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीकारक है, पर ऑक्सीकारक तो उसका ऑक्सीकरण करेगा जो ऑक्सीकरण करवाने के लिए तैयार हो, और जो ऑक्सीकरण कराने के लिए तैयार ही नहीं उसका क्या ऑक्सीकरण कर देगा ऑक्सीकारक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.8, 8वें यूनिट का 8वां उदाहरण। इन्होंने कहा पोटेशियम डाइक्रोमेट 6th K2Cr2O7 की, चलो मैं K2Cr2O7 ही लिखता हूं, K2Cr2O7 की पोटेशियम डाइक्रोमेट ही तो है कि Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड से अम्लीय माध्यम में, कैसा क्वेश्चन है, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में क्रोमियम 3rd आयन तथा क्रोमियम 3rd आयन तथा SO4 डबल नेगेटिव आयन देने वाली यानी सल्फेट आयन, देने वाली सल्फेट आयन मिलेंगे, ठीक है मिल जाएंगे कोई बात नहीं। नेट आयनिक अभिक्रिया लिखो, नेट तो मैं लिख नहीं रहा, बस आयनिक अभिक्रिया लिखो। तो हमें आयनिक रिएक्शन संतुलित लिखनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो यहां से करते हैं इसे सॉल्व। यहां लिखा मैंने आंसर, यहां से सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना ये है आयनिक अभिक्रिया में अणु तो लिखना नहीं, आयन ही लिखना। तो एक तो ये वाला आयन लिखेंगे हम Cr2O7, भाई ध्यान से समझना, बहुत थोड़ा नीचे लिखूं, यहाँ लिख लूं Cr2O7 डबल नेगेटिव, इतना आवेश आएगा क्योंकि 2 इकाई धनावेश तो 2 इकाई ऋणावेश। और साथ में क्या है, SO3 है, SO3 है ना, SO3 पहले तो इसका देखेंगे इसका क्या होगा। Cr2O7 डबल नेगेटिव किस में बदलेगा, ये कहा क्रोमियम 3rd में, तो ये लिख दिया Cr ट्रिपल पॉजिटिव। लो क्रोमियम 3rd में तो ये बदल गया। और दूसरी चीज क्या बताई इन्होंने, दूसरी चीज बताई सल्फाइट बदल रहा सल्फेट में, देखो देख रहे ना आप, SO3 SO4, तो SO3 के ऊपर आवेश 2 धनावेश तो 2 ऋणावेश, ये बदल रहा SO4 डबल नेगेटिव में। अब क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि इस पूरी आयनिक अभिक्रिया का संतुलित रूप लिख दो। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं भाई, ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी आप इसे, आदि समीकरण तो ये है, आदि है, ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित कर लो,
या फिर आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कर लो। ये जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है ना, इसका नाम अर्ध अभिक्रिया विधि भी होता है, क्योंकि हम आधी आधी अभिक्रियाएं अलग अलग लिख लेते हैं ना, तो इसे आप अर्ध अभिक्रिया विधि भी कह सकते हो। आयन इलेक्ट्रॉन विधि कहो या अर्ध अभिक्रिया विधि। करें फिर, तो हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से इसे संतुलित रूप में लिखेंगे, और इन्होंने कहा आयनिक रूप ही चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आदि रिएक्शन को देखो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अलग अलग लिख लिया हमने। अब इसमें नियम नंबर 3, 4, 5 इसमें भी लगाना, इसमें भी। नियम नंबर 3, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के क्रोमियम है, यहाँ तो 2 क्रोमियम है, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ 2 लिखो ना आप, ये हो गए क्रोमियम संतुलित। उसके बाद ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 7 हैं, तो 7 जल के अणु जोड़ दो आप, 7H2O, ये जोड़ दिए 7 जल के अणु। अब हाइड्रोजन इधर तो है नहीं, पर 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो इधर जोड़ेंगे हम 14H पॉजिटिव, ये जोड़ दिया हाइड्रोजन। अब आवेश देखो, आवेश देखो कितना है, आपको पता चल रहा होगा, यहाँ 14 तो धनावेश है, 14 क्या है धनावेश, और 2 ऋणावेश, 12 धनावेश, तो यहाँ तो प्लस के 12 हैं, और यहाँ देखियो कितने हैं, 2 3 6 हैं, प्लस के 6 हैं, तो ज्यादा धनावेश किधर है, इधर। कितना ज्यादा है, 6 यूनिट ज्यादा है, तो इधर जोड़ दो आप 6 इलेक्ट्रॉन, ये जोड़ दिए 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए लिखा था थोड़ा नीचे मैंने रिएक्शन, ठीक है, नहीं तो ऊपर लिखता तो फिर आंसर की जगह यही आ जाता। चलो इसे देखो नेक्स्ट। अब इसे देखो, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़ के सल्फर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब यहाँ 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो 1 ऑक्सीजन की कमी, तो 1 जल का अणु यहाँ जोड़ दो आप, ये जोड़ दिया जल का अणु। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो यहाँ जोड़ दो 2H पॉजिटिव। अब आवेश देख लो आप, आवेश देख लोगे, आवेश ऐसे देखा जाएगा, यहाँ तो माइनस के 2 है, और यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 2 0, तो ज्यादा बड़ा पूर्णांक ये है, इधर जोड़ो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ दो, ये लिख दिया +2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास आवेश भी संतुलित हो गया, ठीक है, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है, तो इसमें तो 6 हैं, इसमें नीचे वाली में 2 हैं, तो नीचे वाली समीकरण को 2 3 6 होते हैं ना, 3 से गुणा कर दो, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और जो भी कुछ बचा है उसे जोड़ के लिख दो आप नीचे, यहां लिख देंगे, चलो जोड़ के यहां जोड़ के लिख देंगे। क्या बचा है, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस, इन्हें लिख लूं पहले 14H पॉजिटिव, नहीं इन्हें नहीं लिखना चाहिए पहले, इन्हें बाद में लिखेंगे हम, पहले मेन चीज लिखो जो है, H पॉजिटिव तो बाद में भी लिखे जा सकते हैं। Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस, ये है मेन चीज, 3 से मल्टीप्लाई हो रही 3SO3 डबल नेगेटिव। अब लिखो इसे, प्लस के 14H पॉजिटिव, और H2O कितने हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रही 3 हैं जल के अणु, इज इक्वल टू, देखो अब इधर क्या है, 2 तो हैं Cr ट्रिपल पॉजिटिव, जल बाद में लिखेंगे, 3 हैं SO4 डबल नेगेटिव, और 3 दूनी 6 हैं H पॉजिटिव, प्लस 7 हैं H2O, 7H2O। अब देखो यहां हमें यूं देखना कि कोई चीज दोनों तरफ तो नहीं है, आप देख रहे होंगे H पॉजिटिव यहाँ तो है 14, तो यहाँ है 6, यहाँ है, घटाओगे ना तो कितने बच जाएंगे, 8 बच जाएंगे, ठीक है। H पॉजिटिव तो बचेंगे 8 H पॉजिटिव यहाँ बच जाएंगे। जल के अणु देखो 3 कट गए, 7 है ना यहाँ, तो कितने बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे ना, 4 जल के अणु। अब जो भी बच गया उसे लिख लो एक बार नीचे, जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है।
तो ये हो गया आपके पास Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 3SO3 डबल नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव ही तो बचा बस यहाँ, इज इक्वल टू 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव प्लस 4H2O। लो ये है संतुलित रासायनिक समीकरण, और इसमें आप इस चीज को देख लो ध्यान से, कौन से माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में है। संतुलित रासायनिक समीकरण है और अम्लीय माध्यम में है, सारा बैलेंस है, कुछ भी चेक कर सकते हो। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7 तो ये हैं, 3 तिया 9 ये हैं, ठीक है। 9 और 7 कितने हो गए 16, और यहाँ देखो 3 चौक 12 तो ये रहे और 4 ये रहे, 12 और 4 16 ऑक्सीजन। उसके बाद सल्फर 3 है, 3 सल्फर, ऑक्सीजन हमने चेक कर लिया, 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, सारी चीज बैलेंस है। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला एग्जांपल कराता हूं फिर। मतलब इन्होंने हमें यूं कहा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फाइड की क्रिया हुई आपस में, क्रोमियम थर्ड बना और सल्फेट बना। तो इस सारी रिएक्शन को अम्लीय माध्यम में आयनिक रूप में संतुलित करके लिख दो। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ क्रोमेट आयन था, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट को तो कन्वर्ट करना Cr ट्रिपल पॉजिटिव आयन में, ये लिख लिया। और फिर उसके बाद इससे मिला हमें सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन को कन्वर्ट करना है सल्फेट में, लिख लिया। तो हमें आधी आधी समीकरणें जब मिल गई तो फिर तो हम पूरा संतुलित करके लिख ही देंगे, इसे कोई दिक्कत होने की ही नहीं है, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा लिख लिया बेटे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये जो एनसीईआरटी के उदाहरण होते हैं ना, और पाठ्य निहित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न, ये आपको जरूर आने चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो बाद में याद करोगे इस चीज को। मैं बार बार कहता रहता हूं ना एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो बाद में आप अपने आप पछताओगे, कहोगे कि यार कमल सर सही कहते थे बिल्कुल, कि एनसीईआरटी के उदाहरण, पाठ्य निहित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न चैप्टर खत्म होने के बाद इनकी प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए, ठीक है। बाद में पछताते रह जाओगे फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.9, 8वीं यूनिट का 9वां उदाहरण। क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन, चलो पहले लिख देता हूं, क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट, क्षारीय माध्यम में परमैंगनेट आयन, क्या कह रहे परमैंगनेट आयन के बारे में। परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन से, ब्रोमाइड आयन से, परमैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन से संतुलित आयनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ब्रोमीड आयन से अभिक्रिया की संतुलित आयनिक समीकरण, संतुलित आयनिक समीकरण लिखिए, या लिखो लिख दूं, जगह कम है तो लिखो लिख दूं, चलो ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन, यहां से कर रहे, चलो इसे सॉल्व। इन्होंने कहा कि हमें रिएक्शन करानी है MnO4 की, रिएक्शन करानी है ब्रोमाइड आयन से, ठीक है। तो ये है MnO4 नेगेटिव, ये तो है किसकी, परमैंगनेट का, और ब्रोमाइड आयन होता है Br नेगेटिव, ठीक है। हमें ढांचा समीकरण पहले लिखनी पड़ेगी, स्केलेटन इक्वेशन। यहाँ MnO2 बनता है और BrO3, MnO2 बनता है और बनता है BrO3, ये तो हमारा ढांचा है सिर्फ, इसे अब हमें संतुलित करना है, ठीक है। देखो इसमें से तो ऑक्सीजन निकल गई और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका तो अपचयन हो गया, इसका ऑक्सीकरण। तो अब आप इसे पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें।
पूरा संतुलित कर सकते हो क्या? यूं बताओ, आधी आधी समीकरणें लिख लूं। MnO4 नेगेटिव के साथ तो मैं लिखता हूं MnO2 को, और Br नेगेटिव के साथ मैं लिखता हूं BrO3 को। बताओ अब कर दोगे क्या? सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले Mn को देखो, एक है, ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं या 2 हैं, 2 की कमी है तो 2 जल के अणु हो गया, 2 दूनी 4H। वैसे आप ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी कर सकते हो, पर अर्ध अभिक्रिया विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि का प्रयोग मैं इसलिए करता हूं जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, एग्जाम में इसके आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। सारे तत्व संतुलित। अब हमें देखना है आवेश, 4 धनावेश 1 ऋणावेश, तो +3 है इधर, इधर कोई भी नहीं है, इधर तो कुछ भी आवेश नहीं है राइट साइड में। और जब कुछ भी आवेश नहीं है तो साफ बात है कि इधर प्लस के 3 है और इधर 0 है, तो ज्यादा तो इधर है तो 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, चलो इधर यहां जोड़ देता हूं 3 इलेक्ट्रॉन, ये जोड़ दिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब नीचे वाले आधे हिस्से को करो संतुलित। नीचे वाले आधे हिस्से को संतुलित करते हैं। चलो क्या था नीचे? ब्रोमाइड आयन था, ठीक है, ब्रोमाइड आयन Br एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ एक भी नहीं है, तो 3 जल के अणु जोड़ दो, ये जोड़ दिए। 3 दूनी 6H, 6H पॉजिटिव। आवेश देखो, इधर -1 है और इधर कितना है? +6। तो बताओ उधर कितना फालतू है? कुछ बच्चे कहेंगे 5 इकाई फालतू है। देखियो जरा, इधर तो -1 है, इधर तो है -1, ठीक है। Br नेगेटिव साफ पता चल रहा कि -1 है। जब इधर -1 है और इधर +6 है तो इधर -1 लाने के लिए क्या करूं बताओ? इधर -1 लाने के लिए मुझे जोड़ने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? कितने जोड़ने पड़ेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 6 आवेश को खत्म कर देंगे, -1 तो बच ही जाएगा। समझ में आ रही ना बात? तो मुझे इधर 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। ध्यान रखना Br नेगेटिव बदल रहा है BrO3। ओहो, एक गलती होगी, देखो हमने क्या गलती करी? BrO3 नेगेटिव है, ये BrO3 नेगेटिव। ध्यान रखना, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव इज इक्वल टू BrO3 तो कोई अणु ही नहीं होता, आयन है, BrO3 नेगेटिव। ध्यान रखोगे? अब देखो, अब देख रहे चलो, इधर -1 है और इधर कितना है भाई? इधर है -1 और +6। 6 में से गया, +5 है इधर, और +5 हैं तो कितने जोड़ने पड़ेंगे भाई? 6 जोड़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखना चाहिए हमें, कितना लिखना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था इसी चीज को लेके कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही। देखो चलो पता चल गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो हो ही जाती है इस तरह जल्दबाजी में। देखो BrO3 नेगेटिव होता है, ठीक है, BrO3 नेगेटिव। ध्यान रखना, ब्रोमेट आयन। तो BrO3 नेगेटिव जब यहाँ होगा तो आवेश हमने देख लिया, इधर -1 था, इधर था +6 और -1 +5 और इधर -1। तो +5 को -1 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अब इसमें तो जुड़ रहे 6 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में जुड़ रहे कितने इलेक्ट्रॉन? 3। कितने से गुणा करूं बताओ? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए आप गुणा करोगे कितने से? 3 दूनी 6 होते हैं, 2 से गुणा करोगे, और 2 से गुणा करते ही 2 या 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब आप दोनों को जोड़ के लिख लो। जब आप दोनों को जोड़ के लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई हो रही, 2 MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस इसमें तो नहीं गुणा हो रही किसी से, Br नेगेटिव, प्लस 2 चौक 8, 8H पॉजिटिव, प्लस 3 है जल के अणु, और ये बदल रहे हैं किसमें? 2 तो लिखेंगे हम MnO2 प्लस 1 लिखेंगे BrO3 नेगेटिव,
नेगेटिव जरूर लिखना, इसके ऊपर ध्यान रखना कभी भूल जाओ। और 2 दूनी 4 लिख दूं, 4 जल के अणु हैं और 6 हैं H पॉजिटिव आयन। पहले तो जो चीज कॉमन है उसे उड़ा दो। कॉमन क्या है? H पॉजिटिव यहाँ भी हैं और H पॉजिटिव यहाँ भी हैं। ये कितने हैं? 6 और ये 8। तो 6 तो उधर जाके सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 2 बचेंगे H पॉजिटिव। अब देख लो आप जल के अणु, ये 3 जल के अणु हैं, ये 4 हैं, तो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। कितना बचेगा? एक ही जल का अणु बचेगा। यहाँ लिख देता हूँ एक जल का अणु 1H2O। ठीक है, इसे एक बार लिख लेता हूँ समीकरण को। 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस जल का अणु 1 है, ये लिख दिया जल का अणु। अब देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इन्होंने देखो क्या कहा था, क्षारीय माध्यम, पर हमारा उत्तर किस में आया? देखियो अम्लीय माध्यम में आया, क्योंकि H पॉजिटिव आ रहा हमारे उत्तर में। तो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलने का तरीका क्या है बताओ? जितने H हैं उतने ही OH दोनों तरफ जोड़ देने चाहिए। तो हम 2 तो OH नेगेटिव यहाँ जोड़ेंगे, 2 OH नेगेटिव, और 2 ही OH नेगेटिव जोड़ेंगे यहाँ। ऐसा करने पे क्या होगा कि ये दोनों तो आपस में मिलके 2 जल के अणु बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस 2 ही H पॉजिटिव है, 2 ही OH नेगेटिव है, तो 2 जल के अणु बन गए, इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H2O प्लस ये क्या है? 2 OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ एक बात आप देख रहे होंगे कि जल के अणु तो दोनों तरफ आ गए। यहाँ कितने हैं? यहाँ 2 हैं, वहाँ 1 है, तो ये तो कट जाएगा यहाँ से और यहाँ बचेगा 1 जल का अणु। कितना बचेगा? 1। तो हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस 1 जल का अणु, खाली 1H2O लिख दो या H2O लिख दो, इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, और ये आया हमारे पास 2 OH नेगेटिव। तो पहले जैसे H पॉजिटिव आ रहा था तो हमारा उत्तर अम्लीय माध्यम में था, पर अब हमारे पास आ रहा OH नेगेटिव, तो हमारा उत्तर हो गया है किसमें? क्षारीय माध्यम में। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें बस थोड़ा सा जो है ना ध्यान रख के करना। असल में ये जो संतुलित करने के तरीके होते हैं ना अभिक्रिया को, इसमें यदि एक थोड़ी सी भी मिस्टेक हमारे से होगी तो गलती हो जाएगी। जैसे अभी होगी थी ना मिस्टेक हमारे से, वैसे मिस्टेक होती रहती हैं, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। कभी आपकी मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बार बार आप पे गलती हो रही, तो आप क्वेश्चन करना छोड़ दो, तो ये सही नहीं है। मिस्टेक हो रही तो क्वेश्चन करोगे, आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ गलती हो सकती है और उस गलती को सही कर लो। ठीक है, ऐसा तो सबके साथ होता है, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो गलती ना करता हो, और आते हुए ही गलती हो जाती है। मान लो कोई चीज़ आपको आती है ना, फिर भी आप गलती कर देते हो, तो ये तो नेचुरल चीज़ है, पर कोशिश करनी चाहिए कि गलती पकड़ी जाए कि कहाँ मिस्टेक हो रही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8.10, एग्जाम्पल नंबर 8.10 यानी 8वीं यूनिट का 10वां उदाहरण। परमैग्नेट 7th आयन, परमैग्नेट 5, 6, 7 7th आयन, परमैग्नेट 7th आयन क्षारीय माध्यम में आयोडीड आयन, क्षारीय माध्यम में, समझ लिया करो ध्यान से जब मैं लिखता हूं, क्षारीय माध्यम में आयोडाइड है, ये आयोडाइड, आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन
आई नेगेटिव, कॉमा करके लिखा है इन्होंने आई नेगेटिव। आणविक आयोडीन I2, आणविक आयोडीन, आणविक आयोडीन I2 तथा मैग्नीज 4th ऑक्साइड, तथा मैग्नीज, ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं धातु की स्टॉक संकेतन में, मैग्नीज 4th ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है ना वो MnO2 होता है। यहाँ लिख देता हूँ MnO2। देखो यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या 4 है ना 4, माइनस के 2 होती हैं, 2 हैं, माइनस के 4 को खत्म करने के लिए +4 हुआ। में ऑक्सीकृत करता है, में बस लैंग्वेज तो ऐसी है इसकी NCERT, ऑक्सीकृत करता है, पर क्वेश्चन समझ में आ गया हमारे, ऑक्सीकृत करता है कि इसमें क्या करना है। इस अभिक्रिया की संतुलित आयनिक अभिक्रिया लिखिए। तो संतुलित आयनिक अभिक्रिया बतानी है इनको क्या होगी, संतुलित आयनिक अभिक्रिया। चलो देखते हैं क्या होगी संतुलित आयनिक अभिक्रिया। इन्होंने कहा परमैग्नेट 8th आयन, 8th है ना, 8th नहीं 7th है, हाँ 7th है, परमैग्नेट 7th आयन MnO4। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 7 है, यहाँ देख लेना चाहिए, X प्लस Mn को ऑक्सीकरण संख्या X मान ली, +4 गुणा -2 बराबर -1, X प्लस माइनस माइनस का 8 बराबर -1, X बराबर -1 और +8। बताओ प्लस के साथ नहीं आई क्या, जब भी तो लिख रखा परमैग्नेट 7th आयन, ये कारण है इसका परमैग्नेट 7th आयन लिखने का। MnO4 नेगेटिव बताना चाह रहे हैं, परमैग्नेट 7th आयन। और क्या था, आयोडाइड आयन I नेगेटिव, आयोडाइड आयन था I नेगेटिव, ठीक है। फिर इन्होंने कहा था I2 तथा मैग्नीज 4th ऑक्साइड, यानी एक तो बनता है MnO2 प्लस, और क्या बनता है आयोडीन I2। लो ये ढांचा समीकरण मिल गई आपको, और अब इस ढांचा समीकरण को आपको संतुलित करके लिखना है। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इज इक्वल टू MnO2 प्लस I2, कर दोगे संतुलित। और एक बात ध्यान रखनी है, इसमें ये लिख रखा है, यहाँ देखो क्या लिख रखा, क्षारीय माध्यम में। क्या लिख रखा, क्षारीय माध्यम में करना है हमें इसे। कौन से माध्यम में करना है, क्षारीय माध्यम में। करें फिर, ठीक है, चलो करते हैं। MnO4 नेगेटिव बदल रहा है MnO2 में, ठीक है, और I नेगेटिव बदल रहा है I2 में। करवाओ संतुलित। Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 हैं या 2 हैं, 2 ऑक्सीजन की कमी, तो 2 जल के अणु आप जोड़ दो, ठीक है, 2 दूनी 4, H हो गए ना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4H पॉजिटिव, 4 जल के अणु जोड़ दिए, सॉरी 4H पॉजिटिव जोड़ दिए। आवेश देखो, आवेश देखियो जरा, आवेश 4 धनावेश 1 ऋणावेश, 4 धनावेश 1 ऋणावेश, तो प्लस के 3 है। और इधर देखिए, उधर तो 0 है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये भी खत्म हो गए, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने पड़ेंगे हमें, जोड़ दिए 3 इलेक्ट्रॉन। चलो अगला काम, ऊपर वाली समीकरण तो होगी संतुलित, नीचे वाली करते हैं। भाई यहाँ I 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले तो इसी करो। फिर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना पड़ेगा आवेश, 2 ऋणावेश है, -2 है, 0 है,
तो -2 और 0 है तो ज़्यादा तो उधर है, उधर जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, कितने जुड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे भाई, जोड़ दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए इधर 3 थे इधर 2, तो ऊपर वाली अभिक्रिया को तो गुणा कर दो 2 से और नीचे वाली को गुणा कर दो 3 से, इसे 3 से गुणा कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, जो बच गया ना उसे जोड़ के यहाँ लिख दो आप। क्या बचा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर रखी 2 MnO4 नेगेटिव, 3 दूनी 6 I नेगेटिव, 3 दूनी 6, और फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगी, 2 चौक 8 H पॉजिटिव प्लस और भी कुछ है, इसे लिख दिया इसे लिख दिया इसे लिख दिया, और तो कुछ है नहीं, इक्वल्स टू का निशान लगाओ। 2 MnO2, देखो यहाँ हमने कहीं गलती तो नहीं करी, 3 दूनी 6 लिखे ना, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2, ठीक है। 2 MnO2 प्लस 3 I2, और क्या है इधर, और हैं 2 दूनी 4 जल के अणु। अब इस उत्तर को आप देख रहे हैं, इसमें तो आपको H पॉजिटिव नजर आ रहा होगा, देखो H पॉजिटिव जब नजर आ रहा है तो इसका मतलब अम्लीय माध्यम में उत्तर है, पर इन्होंने क्वेश्चन दिया था हमें कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो आप जितने H पॉजिटिव हैं 8, तो उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ जोड़ दो, इधर भी और इधर भी, 8 OH नेगेटिव, हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव प्लस ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, 8 जल के अणु, इज इक्वल टू 2 MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 4 H2O प्लस 8 OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ एक चीज समझनी है आपको, ये जल के अणु कितने हैं 8 और ये कितने हैं 4, तो घटाओगे तो इधर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 जल के अणु बचेंगे। चाहो तो आप लिख सकते हो 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव प्लस 4 जल के अणु इज इक्वल टू 2 MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 8 OH नेगेटिव। ये आया हमारा आंसर। और क्षारीय माध्यम में क्योंकि OH नेगेटिव लिखा हुआ है, क्षारीय माध्यम में सारी चीज संतुलित है, कुछ भी चेक करके देख लेना आप, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो हमारे NCERT के उदाहरण कंप्लीट हो गए यूनिट नंबर 8 के, और कल मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज, क्योंकि इस चैप्टर में पाठ्यनीति प्रश्न नहीं दिए हुए हैं, तो मैं इस यूनिट के जो एक्सरसाइज है उसे कल से स्टार्ट कर दूंगा। बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।